हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था मनी मार्केट इन इंडिया। आज अपन देखेंगे कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट क्या था? दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, या कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिटेल मार्केट ऑफ मनी, पैसों का रिटेल मार्केट। और यहां आज कैपिटल मार्केट इन इंडिया में क्या समझेंगे? होलसेल मार्केट ऑफ मनी, जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हम बोरो करते हैं और लोग लेंड करते हैं, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप बैंकिंग चैनल्स मैक्सिमम देख रहे थे अभी तक, तो वो सब आपके किस में आ रहे थे? मनी मार्केट में, रिटेल चेन में, या कि शॉर्ट टर्म फंड्स, उसमें कवर हो रहे थे। यहां पास क्या हो रहा है कैपिटल मार्केट में? जो आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे ऐसे कुछ रहेंगे जिसका टर्म बहुत लॉन्ग टर्म है और ह्यूज अमाउंट है, उसी को कहां कवर किया जा रहा है? कैपिटल मार्केट इन इंडिया में। नाम के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही लिख दिया, कैपिटल मार्केट क्या है आपका? लॉन्ग टर्म फंड, बोथ इक्विटी एंड डेट रेस्ड। डेट में क्या आ जाते हैं आपके? डिबेंचर्स आ जाते हैं मेन। ओके, विद इन एंड आउटसाइड, इसके बारे में भी उसने मेंशन किया है। तो देश के अंदर से निकालो या कि देश के बाहर से भी जो भी पैसे आएंगे उसको बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, क्योंकि मेजर आप जब भी देखते हो शेयर मार्केट्स में, तो आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना इन्वेस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना पैसे विड्रॉ कर लिया। मे भी आपने सुना होगा, आपके एज में वैसे ये सब चीजें सुनने की बातें नहीं है, आप पबजी एंड ऑल सुनते हो, लेकिन पबजी बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो शेयर मार्केट हो या इंडियन मार्केट से, वो कितना निकालते हैं? जब इंडियन मार्केट बोलते हैं तो वो बहुत सारे जो भी वो इंडियन मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में लगा के रखे हैं, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो। मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी। ऐसा नहीं होता है आज उन्होंने बिजनेस में लगाया, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने बिजनेस सेटअप किया और कल बिजनेस से निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। वो बिजनेस सेटअप वो अलग होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट के बारे में बात चल रही है। ओके, जब आप शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि इतने, जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो हमारा क्या करता है, मार्केट भी बूस्ट होता है। ओके, और इस समय इसीलिए ज्यादा बूस्ट है क्योंकि पूरी इकोनॉमी में रिसेशन है और सबको भरोसा है भारत देश के ऊपर, और लग रहा है कि यहाँ रिसेशन आने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा फंड्स वगैरह भी काफी कुछ लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपने मार्केट से वो निकाल लेते हैं और यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। जब लगता है इंडिया में रिसेशन आया है और जिस कंट्री में ठीक है, चाइना या यूएसए, यूके में, तो अकॉर्डिंगली उस स्टॉक एक्सचेंज में इंडियंस भी जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं? मेरे काफी खुद के फ्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स थे, जब उन्होंने क्या देखा, अब आप बोलोगे सर वहां रिसेशन आने वाला है, उसने क्या किया, इंडियन मार्केट बूस्ट कर गया था, सब शेयर्स बेच दिए आईटी एंड बैंक को देखते हुए, छोड़ के, क्योंकि उसमें अभी कम चल रहा है, और सारा पैसा उठा के कहां लेके गया? यूएस मार्केट में। क्यों लेके गया? क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी क्या हो गया है, गिर चुका है, नीचे है। तो कंसेप्ट ही बोलता है स्टॉक मार्केट का, जब मार्केट नीचे आए तो खरीद लो और जब ऊपर जाए तो बेच दो। तो उसने क्या देखा कि अभी वो टॉप, जो अपन बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी है, उसमें अब वो जाके वहां पास, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी भी आपको माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसी कंपनी दिख रही है, उनके भी शेयर्स क्या हो गए, नीचे गए, लेकिन वो नीचे रहने वाले हैं क्या? नहीं। तो उसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जब वो ऊपर जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्टडी है, वो फाइनेंस में और इसी में इन्वॉल्व है। वी ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा जो ब्लू चिप कंपनी है, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो वहां पास पैसे इन्वेस्ट कर दो, और जब ऊपर जाएगा तो वहां से विड्रॉ कर लो। यही सब चीजें चलती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। जब फॉरेन स्टॉक्स में अपन इन्वेस्ट करते हैं, हम्म, फॉरेन स्टॉक्स में आपने को कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के थ्रू करना पड़ता है हम लोग को। यस, हमको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के थ्रू करना पड़ता है, और इसके बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये कुछ ड्रग्स, कोकीन, चरस जैसे नॉलेज है ना, वो उसके लेवल के नॉलेज है। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पहले समझिए, और समझना है तो उसमें, क्योंकि आप वहां जाओगे, वहां इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, रिसर्च करोगे, मैं नहीं चाहता अभी आप करो कुछ ऐसा। आप कहाँ इन्वेस्ट करो और कहाँ समझो पहले? इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है? धोखा होता है बहुत जल्दी, ठीक है? आओ, अब समझ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं, वो फाइनेंस में डील कर रहे हैं, उनके थ्रू आप सजेशन लेके अकॉर्डिंगली किस पोर्टल क्या करना है सब बताया जा सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए अभी आपके एज में। तो आपको मैंने कुछ बताया है, तो अब आप जाके वहां का डिसीजन आया तो वहां पापा इन्वेस्ट करूंगा अभी, कुछ नहीं करना है, आप आराम से पढ़िए, स्टडी करते हैं। आ जाओ आगे।
Development of effective capital market necessary for promoting more investment as well as achieving economic growth. Definitely. तो कैपिटल मार्केट में इसीलिए बहुत सारा सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, बहुत सारी पेनाल्टीज लगाती है, ताकि किसी के पैसों के साथ मिसयूज ना हो, और ये सब चीजें अच्छे से रेगुलेट किया कि उसका डेवलपमेंट भी किया जाता है, तब जाके ही क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. सो डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फर्म्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री. तो डेफिनेटली रिलायंस हो, चाहे अभी जिसका रिसेंटली भी आईपीओस आ रहे हैं, इनको भी फंड्स हैं. नेक्स्ट 2023 तक के जितने भी सेबी और सेबी के साथ फाइलिंग हो चुकी है कि किसको किसको पैसे चाहिए, कितने बिलियन में फंड्स रेज होने वाले हैं फिर से. ओके. जबकि बोला जा रहा है कि 2023 में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, तब भी इतनी सारी कंपनीज है जिन्होंने कितने सालों पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमको अपना आईपीओ लाना है, तो वो बोलते हैं अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को पैसे चाहिए, अपना को अपना ग्रोथ करने का है. लाइक तो इंडिविजुअल सेवर, कॉर्पोरेट सेविंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दी सप्लायर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. इसकी भावनाओं में कितना आप कितने डेप्थ में सोच पा रहे हो, ध्यान देना बच्चों. जो ये लॉन्ग टर्म फंड है, बताओ शेयर्स में आईपीओ आता है, शेयर्स में कौन पैसे लगाता है? बैंक्स, फाइनेंशियल, पहले आप बोल दो. हाँ, हम आम जनता, नॉर्मल लोग लगाते हैं, शेयर्स लेते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में शेयर्स लेने का ऑप्शन रहता है. ओके. वो भी होते हैं, तो वो लिखा है इंडिविजुअल सेवर्स, फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स जो करते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी लगाती है, बैंक्स लगाते हैं उसी के आईपीओ में, इंश्योरेंस कंपनीज लगाती है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब. बताओ रिलायंस का शेयर आया, किसी का आईपीओ आया, तो बताओ क्या करेंगे, सभी लोग लगाते हैं. ओके. सो वही बोल रहा है वो कि इनकी सप्लायर्स कौन है, इनको कौन इतना बड़ा फंड्स देता है, कौन देता है? सब मिलके देते हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं सब मिलके देते हैं. अब स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल मार्केट का? यहां से देखते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है, जैसे इशू ऑफ मार्केट एंड ओल्ड इशू मार्केट. फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो अभी आपने पहले देखा, ये कोई नॉर्मल बैंक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है. अब स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन से हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आपको भी काफी कुछ आइडिया है कि गवर्नमेंट बहुत सारी बीच बीच में सिक्योरिटीज इशू करती है, गोल्ड बॉन्ड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स, वहां से लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं कैपिटल मार्केट में. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट क्या होते हैं? एक न्यू इशू मार्केट होता है जिसको आईपीओ बोलते हैं, एंड ओल्ड इशू मार्केट जहां पास हमारी ट्रेडिंग चलती है. ओके. वहां से भी बहुत बार फंड्स लेना होता है, तो अब क्या करते हैं, अपने ओन्ड स्टॉक, अपने जो पुराने शेयर्स खुद रखे हैं उसको सेल ऑफ कर देते हैं. जब खरीदना होता है खुद के शेयर्स बाय कर लेते हैं. तो आपने ये भी देखा ओल्ड इशू मार्केट. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने अभी रिसेंटली प्रीवियस सेशन में मनी मार्केट में आपको एक्सप्लेन किया था, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एसएफसी, आईडीबीआई, आईआईबीआई, यूटीआई, ये सब कौन से हैं आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके. लास्ट में आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कौन से? मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, लीजिंग कंपनीज जो है, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड अदर्स. और ये सब कंपनीज भी कौन सी होती हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कि कंपनीज, पब्लिक कंपनीज रहती हैं, वो भी इस टाइप का बिजनेस करती है. बहुत सारी लीजिंग कंपनी होती है, उनका काम ही क्या रहता है? लीज करना. बहुत सारी वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है, उनका काम ही क्या है? इस टाइप से कैपिटल को इन्वेस्ट करना. वो कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो मतलब अब इन्हीं के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं अंदर, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा. बोरो, अब ये क्यों हो रहा है? सो स्ट्रक्चर में आ रहा है कैपिटल मार्केट इंडिया में, फर्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज रहती है, गिल्ट एज मार्केट, जिसको अपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, इट इज डील्स विद द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सच सिक्योरिटीज कैरीज, डेफिनेटली ये बॉन्ड्स हो गया, एनएचआई, कोई भी बॉन्ड हो गया, उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. आने वाले समय में दोनों चीज का, जैसे गोल्ड बॉन्ड में दोनों चीज का उसने एश्योरिटी दिया, 3% का इंटरेस्ट भी देगा, और साथ में क्या देगा, वो जो मार्केट रेट गोल्ड का चल रहा है वो भी देगा. तो आने वाले समय में प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, जो इनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनकी क्वालिटीज या वैरायटी या उनमें फीचर्स क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं. गॉट माय पॉइंट? अभी कोई आ जाएंगे बॉन्ड्स, एश्योरिटी बॉन्ड्स दे देंगे, एश्योर्ड कर देंगे कि आपको मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में आपको मूवी की टिकट भी मिल जाएगी. तो व्हाट इज ऑल अबाउट, कुछ भी एक नया फीचर्स लगा के आपको दिया जा रहा है लिक्विडेटिव करके.
ताकि आपका ट्रस्ट ज्यादा जल्दी बिल्ड हो और नॉर्मल पब्लिक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें क्या दें, पैसे उसके बिहाफ में, वो इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे आपको मिल जाए जो आपका पर्पस है जिसलिए आप उसको इशू कर रहे हो। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में समझ में आ ही गया है, दो टाइप की सिक्योरिटीज होती है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमने अभी बात किया कि न्यू इशू होता है और सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड इशू रहता है। और इसमें मेनली क्या रहता है, शेयर्स एंड डिबेंचर इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। प्राइमरी मार्केट में डेफिनेटली फ्रेश कैपिटल आता है और सेकेंडरी मार्केट में आपको क्या रहेगा, फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से जो भी आप अपने खुद के स्टॉक को क्या कर रहे हो, प्रमोटर्स वगैरह सेल कर देते हैं एंड ऑल फंड्स करते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कैपिटल मार्केट का। इट इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड। ये सब चीजें कहाँ ट्रेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। और यहाँ मेनली जो चल रहे हैं, देखो बहुत सारे, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। मेनली ये कौन से हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर द प्राइमर स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, पहले तो आपको लगता होगा यही दो ही बस स्टॉक एक्सचेंज है कंट्री के अंदर, नहीं बच्चा, बहुत सारे हैं। आज आप जाके गूगल करना अभी कितने स्टॉक एक्सचेंज है। इंदौर स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, लोग अपना जाके वहां पर शेयर्स लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन देयर कंट्री। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अभी अपन ने पढ़ा कौन से होते हैं ये, डीएफआईज प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म टू द प्राइवेट सेक्टर। जो कंपनीज रहती हैं उनको डायरेक्टली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल देते हैं। आईएफसीआई, आईआईबीआई, एग्जिम, तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। हमने ये सब डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है और भर भर के पढ़ा है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में क्या बोल रहा है, इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन विच लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड दी ये इसी तरह के हैं। ये देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल। तो एक कंपनी जिसको देना है और दूसरी कंपनी जिसको लेना है, ये इसके बीच में एक टाइप के मीडिएटर करते हैं। बोरो टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बोथ द पार्टीज, कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज। जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करवाने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। क्या रोल रहता है कैपिटल मार्केट का, मोबिलाइज द लॉन्ग टर्म सेविंग। यही चीज आपका था वहां पास, क्या, मोबिलाइज द शॉर्ट टर्म सेविंग्स। तो घूम फिर के क्या है, फंड्स को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्या करना है, मोबिलाइज मतलब मूविंग फ्रॉम वन, मोबिलाइज मतलब वर्ड मोबाइल या मोबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग, जो भी पैसे ह्यूज में सेव है उसको मोबिलाइज करना। So increasing demand for investment funds by industrial organization and the government, but the availability of financial resources is insufficient to meet the growing demand. देखो बहुत पैसा लोगों को चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। मेरे को भी 2-4 हज़ार करोड़ रुपए दे दो, मैं भी कुछ तो बड़ा है इंडस्ट्री। अरे नहीं दे दोगे, पैसे आने के बाद अपने आप दिमाग चलता है ना। मैं भी क्या करूंगा, मैं सोचूंगा, समझूंगा, रिसर्च करवाऊंगा, रिसर्च टीम को भी पैसे दूंगा, बोलूंगा मार्केट में आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है और उसमें से भी 10 आइटम निकालो। फिर रिसर्च टीम को दूंगा, बोलूंगा टारगेट बताओ ये 10 आइटम्स में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, चलो इसकी इंडस्ट्री लगाओ। फिर सेल्स टीम हायर करूंगा। अरे पैसे हो तो मेरे को क्या करने का है, सुबह सुबह आके यहाँ पर थोड़ी ना ऐसे खड़े हो जाने का। ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मजदूरी हम कर रहे हैं। पैसे तो अंबानी जी कमा रहे हैं, समझ में आ रहा है। इंडस्ट्री में वहां रात दिन प्रोडक्शन चालू है, लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, पैसे उनके पास आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। हो किसी के पास तो बड़े बड़े लोग तो 2,000-4,000 करोड़ दो, मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज है, मैंने बताया ना आपको बहुत बार, आइडियाज है मेरे पास। आइडियाज है, क्या नहीं रहता है, फंड्स। हाँ, दूसरा क्या, शार्क टैंक आपको क्या बताऊं अभी आपको। ऐसे 4-5 को तो एक शो तो मैं कंडक्ट कर सकता हूँ अकेले, तो उसका मैं क्या करूंगा। मेरे को, मैंने बोला 2-4 हज़ार करोड़, वो 2-4 हज़ार करोड़ देता है, वो 15 लाख 20 लाख में डील करते रहते हैं, 1 करोड़ तक पहुंच गए। तो आज तक हमने इतना फंड्स किसी को नहीं दिया। अरे सो इतना पैसा तो तुम तुम बोलोगे सर मैं बाबा से बात करता हूँ, एक दो को तुम फंडिंग करवा दोगे। अरे भाई कुछ चाहिए, वहां पास मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। और वहां पास ना शार्क टैंक नाम पे, शो के नाम पे ही लिखा हुआ है कि हम तुमको खा जाएंगे। तब भी लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द पब्लिसिटी। जो वो कौन लोग स्मार्ट है मालूम है, जो एक स्ट्रेटेजी बना के शार्क टैंक में जाते हैं, अपना फंडिंग लेते ही नहीं है, अपना एडवर्टाइज करते हैं, बढ़िया से प्रोडक्ट चमकाते हैं, पसंद भी आता है, फिर वो बोलते हैं तुम इतने में इतने दे दो, उनको चाहिए भी। लेकिन हम बोलते हैं देखो 25-30 हज़ार करोड़ देना हो तो दो, मैं तब जाके 1% दूंगा। ये लोग अच्छे रहते हैं। और फिर वो उसको भले इंसल्ट करे। मैं तो कह रहा हूँ इस प्रकार का बीच का रखो कैलकुलेशन कि वो ले भी ना बुराई भी ना हो।
अपना 10-15% दो और मांगो बड़ा अमाउंट थोड़ा सा, तो वो ले भी ना। और अब वो क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ ये अमाउंट तो मैं दे सकता हूँ लेकिन 15% नहीं, मेरे को 30% चाहिए। वो तो खाने को बैठे, अरे तेरा बिजनेस नहीं मेरा बिजनेस है, 30% तेरे को दे दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा। बराबर। आपको भी लगता है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, आप जो बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो ना, ये आप पेटीएम देखते हो, अरे इनके पास मालूम है कितने परसेंटेज शेयर रहते हैं। आप भटका रहे हो मेरे को, वैसे मेरे को टॉपिक में आना है। इनके पास 1%, 2%, 5% बस। और अपने आप को क्या बताते रहते हैं, आई एम दी ओनर। हाँ, बेचारों की हालत उतनी खराब हो जाती है। क्यों? ये फंड्स तो अभी शार्क टैंक वाला था, फिर वो वाला था, सेकंड राउंड था, थर्ड राउंड था, सुना है ना ये राउंड? कौन सी चीज में आपने बोरो किया है, कौन सा राउंड है आपका? अरे तो आप क्या करते हो, हर राउंड में आपको क्या डाइल्यूट करना पड़ता है, अपना इक्विटी। तो आपके पास, चलो कम से कम ये सब आजकल थोड़े नॉलेज वाली चीजें आते हैं, वो बात करते हैं, तो आपको समझ में तो आता है कि चल क्या रहा है मार्केट में। ओके, समझ में आ रहा है? सो वैसा वाला अपने को काम नहीं करने का। अपने को जितने एम्प्लॉय रखना है ना, जिसको 1 लाख की सैलरी चाहिए वो ले ले भाई, अपन इक्विटी अपनी दे नहीं सकते, एक चीज एकदम क्लियर है। हाँ, थोड़ा बहुत देना है ऐसा ब्रांडिंग करने के लिए। अभी नारायण मूर्ति जी आए, रतन टाटा आए, बोले कि मेरे को दे दो, तो मैं 5-10% तक डाइल्यूट करने के लिए रेडी हूँ, विदाउट एनी फंड्स, just to incorporate them and for their ideas and suggestions what they have learned in their life, मैं उनको फ्री में देने को रेडी हूँ। बट पैसों के लिए मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। सो चलो आगे देखते हैं। कभी कभी आप भी देखते हो ना शार्क टैंक, तो उसमें बोलता है आपको तो पैसों की जरूरत है ही नहीं, आप यहाँ क्यों आए हो? तो एक्चुअल में भाई हार्डली, ये जो नए नए रहते हैं ना, चिंटा चिंटी, और वो क्या होता है, निब्बा निब्बी, वो वहां पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो जो आते हैं कुछ इन्वेंट करके आते हैं, कुछ रिसर्च करके भी established है ना, थोड़े से भी established है ना, किसी को पैसों की जरूरत नहीं है। और जो वो दे रहे हैं तो उस पैसे की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बोलेंगे इधर आ, मैं तेरे को देता 2-4 लोगों को, वो ऐसी बात होगी। पता चला बाहर जाते ही, हाँ तेरे को रिजेक्ट कर दिया ना, तेरा प्रोडक्ट पसंद है, हाँ मैं तेरे को देता। मैं गया, पता चला वहां वहां देखा, अपना दिया, अपन लेके नहीं आए बाहर, हाँ तेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा था, हाँ तेरे को मैं देता हूँ, आजा चल। ऐसे हुआ है, उन्होंने होता ही है। उन्होंने ऐसे बोल दिया हाँ, कि हमने किया था, ऐसे बाहर जाके हमने किसी से भी की। अरे नहीं, वो तो शार्क टैंक ठीक है, जो विजिटर्स आ रहे हैं वहां पर, जो शार्क टैंक के कौन है, क्या बोल सकते हैं, जो फंड रेजर, ठीक है, जैसे मैं ही गया किसमें पैसे मांगने और मैं पैसे दे के आ गया बाहर जा, ऐसी बात है। तो डोंट वरी, बैक टू द टॉपिक। दिस इज द होल कंसेप्ट कि आपको ये यहाँ पास कैपिटल मार्केट मोबिलाइज द लॉन्ग टर्म सेविंग फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, प्रोवाइड करता है, इक्विटी कैपिटल मतलब ओनरशिप प्रोवाइड करता है, ऐसे आप बोलेंगे। और शेयर कैपिटल entrepreneur which could be used to purchase the asset as well as fund business operation। business operation को fund करने के लिए ये सब चीजें आप देखिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात किया है, achieve operational efficiency, lowering the transaction cost and simplifying the transaction procedure, lowering settlement timing in purchase and sale of stock। तो ये चीजें क्या बता रहे हैं, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यहाँ पास क्या हो रहा है, जो आपने वहां पास किया था क्या, मनी मार्केट में, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स था, वहां पास आप ये सब नहीं कर सकते थे। यहाँ पास क्या चल रहा है, आपने आज ओनरशिप को कल बेचना है, आपको अपनी ओनरशिप तो तुरंत क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, बिकॉज ये सब क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज रहती है यहाँ पास, डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो। ओके, कोई भी इजिली खरीद सकता है। क्विक वैल्यूएशन हो जाता है यहाँ पास, करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी स्टॉक है, आप जितने शेयर्स हैं और जितनी मार्केट प्राइस है उससे क्या कर लेते हैं, क्लियर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट्स। देखो यहाँ पास आ गया ना, डेट्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं आपके, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में क्या बोल रहा है, लीड्स टू इंटीग्रेशन अमॉन्ग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड। मतलब आप बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन कर, अब जैसे आपने आईपीओ निकाला और ऐसा सिस्टम हो गया, रिलायंस को वो कंपनी खरीदनी है, पूरा शेयर खरीद लिया, अरे आधी रात को कंपनी बिक जाएगी ना, समझ में आ रहा है?
जिसको समझ में आ रहा हो 50% प्लस स्टॉक ले लिया, तो वो सब अलाउ नहीं है। तो वहां पास रूल रहता है, इतने परसेंटेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंगे, इतना परसेंटेज पब्लिक सेक्टर लेगा, इतना परसेंटेज बैंकिंग सेक्टर लेगा, इतना डीएफआई लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या बेनिफिट हो जाता है कि किसी एक के पास इतना स्टॉक कभी भी जाता नहीं है। अब आपने बहुत बार रिस्क रहता है ना कि आपने रिटेल मार्केट में बहुत ज्यादा अपना स्टॉक को ओपन कर दिया, मोर देन 75 है, तो लोग क्या करेंगे, ओपन मार्केट मतलब कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहां पास जाके क्या करेगी, जिस कंपनी को आपको खरीदना होगा पहले जाएगी डील करेगी आपसे, आप नहीं मानोगे, वो जाएगी मार्केट में आपके शेयर को फ्लक्चुएट करेगी, जैसे ही पहले बढ़ाएगी फिर गिराना चालू करेगी, लोग प्रेशर में गिर जाएंगे और उस टाइम वो हो गया, कंपनी बिक गई आपकी, 50% लेके बैठ जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है, इसलिए बहुत संभल के, और इंटीग्रेशन इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का होता है, मतलब कि जो सप्लायर्स है किसी एक पॉइंट के, कुछ गवर्नमेंट भी लेती है, कुछ बैंक भी लेती है, इंस्टीट्यूशन भी लेती है, कुछ पब्लिक भी लेती है, तो सब मिक्स एंड मैच रहता है। तो किसी एक के पास पूरा कंट्रोल नहीं जाता, मतलब कंट्रोल ही नहीं जाता, उनके पास सिर्फ क्या रहता है, वोटिंग राइट्स रहती है। मेरी भावना आप तक पहुंच पा रही है कुछ कुछ? तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर माल्या जी है ऐसा बोल रहा है, वो लिखा है यहाँ पर, वहाँ प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्कैम हर्षद मेहता जी हैं ऐसा वो बोल रहा है, बोलता है यहाँ पर फाइनेंशियल स्कैम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हैव रिजल्टेड इन इररिपेरेबल लॉस फॉर द कैपिटल मार्केट। अब जैसे हम, मेरे साथ ही धोखा हो गया है, कहाँ, फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस को ले लेगा, रेशियो तक निकाल दिया। आप लोग रेशियो वगैरह अभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, एक शेयर की जगह 2 शेयर्स मिलेंगे इसके, हाँ आप पढ़ोगे सीए वगैरह में आगे चल के, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स है ना उसके जगह में आपको रिलायंस के 10 शेयर्स की जगह 3 शेयर मिलेंगे, ठीक है ना भाई, 10 रुपए का शेयर था वो 15 2,500 का शेयर है, ठीक है? तो ये सब और भी कर दिया, अब हमको क्या मिला है, तो डिलिस्ट हो गया, 1 रुपए का भी नहीं, पिटिशन वगैरह लोगों ने फाइल कर दिया, अपन आम आदमी है, अपन को अपना धंधा पानी चलाने का है, खाने का है, ओके। बिसाइड दिस इट हैज आल्सो, तो इससे क्या लर्निंग मिली हमको, कोई भी चिंदी टाइप के स्टॉक या शेयर ये अनप्रेडिक्टेबल जो हो या कि जो रिस्की हो, नहीं लगाने का। ज्यादा रिस्क के चक्कर में आपको क्या होता है, लॉस होता है, दूसरों की गलतियों से सीखो। तो मैंने भी क्या किया है, ये जो चिंदी वाले शेयर्स थे ना, अभी ना टाटा, रिलायंस, एयरटेल, बैंक्स के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके अलावा छोड़ के मैं ये बाकियों के ऊपर भरोसा ही नहीं करता हूँ। और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके ऊपर, डायनेमिक केबल्स एंड ऑल, सो मच, उसमें ही करता हूँ। जो डेवलप्ड मार्केट है थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आएगा क्या, एश्योर्ड आएगा। क्या हम डेली ऐसे बैठ के कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, अभी बेचा अभी खरीदा, नहीं, अपन ने एक बार इन्वेस्ट किया एंड फॉर द लॉन्ग टर्म है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अपन डेली डेली स्टॉक मार्केट को वॉच नहीं कर सकते। तो पता चला बहुत दिन के बाद, अरे नहीं यार मेरे पास तो 4 कंपनी के थे फ्यूचर ग्रुप के, अभी तो एक ही दिख रहा है, बाकी 3 कहाँ गए, वो डिलिस्ट हो गया। डिलिस्ट मतलब समझ में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में ही निकाल दिया गया। समझ में आ रही है क्या, प्राइवेट हो गई, प्राइवेट तो नहीं बोलेंगे भाई, अभी है मेरे पास शेयर। देखो, लिस्टेड कंपनी डजंट मीन, देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड एंड नॉट लिस्टेड, वो पढ़ा होगा मे बी आपने या नहीं पढ़ा होगा। पब्लिक का पैसा है तो उसमें वो क्या हो गई है, पब्लिक लिमिटेड। अब जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट हो स्टॉक एक्सचेंज, उसको डीलिस्ट कर दिया गया है। मतलब अभी शेयर्स तो है ना मेरे पास, भले 1 पैसे का हो उसकी वैल्यू। समझ में आ रही बात? Besides this, had also lead to public distrust, भरोसा उठ गया मेरी छोटी कंपनी में, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसीलिए अभी देखना सेबी ना अब देखो अंबानी जी है, मे बी उनको भी चमकाया जा सकता है, अब भविष्य बताएगा। बिकॉज जिस तरीके से हुआ है चीजें, और इंटरनल इंफॉर्मेशन कंपनी की पास ऑन की गई है बाय किशोर बियानी जी टू द रिलायंस इंडस्ट्री, दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जो कि उन्होंने वहां क्या किया है, डिस्क्लोज किया है। उनको कैसे पता कि कौन ओनर है, आपको पता चलता है बगल में, मैं आज तक मेरे को पता नहीं कि वो ओनर कौन है, उसका नंबर क्या है, पता चल पाता है क्या, नहीं चल पाता।
ये सब पर्सनली डायरेक्टली कौन पास ऑन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने में है, क्या है, कैसे रिन्यू करना है, सब इंटरनल इंफॉर्मेशन किसने पास ऑन की है? फ्यूचर ग्रुप ने। सो इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन, इसके बारे में भी सुन लो, इसको रीड करना। सो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे आपके डैड वगैरह क्या है, कोई बड़ी कंपनी में है, प्राज इंडस्ट्रीज में, रिलायंस इंडस्ट्री में, और उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। देखो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जैसे ही आपके सीए वगैरह फ्रेंड्स वगैरह क्या होते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, तो देखो इनसाइडर ट्रेडिंग में अभी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ऐसे मत सोचना। तो जैसे वो हिंट कर लेते हैं कि हाँ ये कंपनी का भी फाइनेंशियल्स आने वाला है, परफॉर्मेंस अच्छा है, समझदार को इशारे काफी है। दूसरा, ऐसी बहुत सी कंपनी के साथ हुआ है, लेकिन अपन भी डिस्कस वाला है। ये सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, और अंदर वालों को पता रहता है, उन्होंने बस ऐसा, तो इसी को बोलते हैं कि एक्चुअल में इनसाइडर ट्रेडिंग हार्मफुल, या कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे हो जाती है। इसीलिए जब बोलते हैं ना कि आपको जब न्यूज आता है मार्केट में, समझना बात को, न्यूज आता है मार्केट में कि यस बैंक की अभी हाईएस्ट रेटिंग, कोई एक जीसीआर रेटिंग होती है, उसमें हाईएस्ट मिली है। जिस दिन मैंने यस बैंक का बोला, परेशान हो गया, तो बेच दिया 17 रुपए में, उस दिन वो पहुंच गया 24 रुपए अगले दिन। अगले दिन, क्योंकि उसने फर्स्ट बैंक है जिसने क्रिप्टो करेंसी, इंडिया की जो क्रिप्टो है, या कि अपन उसको कौन सी करेंसी बोल रहे हैं, हाँ क्रिप्टो ही बोल रहे हैं ना उसको, डिजिटल करेंसी, सॉरी, उसको उसने अडॉप्ट करके उसमें उसने एक्टिव किया, तो वो पहुंच गया शेयर्स। और मैंने कितने में बेचा? तो अपना, अपन को किसी कंपनी को बढ़ाना है ना शेयर्स, तो बता देना, मैं जिस दिन बेच दूंगा वो कंपनी का शेयर्स उस दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, हर किसी के साथ यही होता है। इस कंपनी का घटाना होना, तो मेरे पास बहुत सारे डायनेमिक केबल्स एंड ऑल ऐसी कंपनीज है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है आज। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसका पीक लेवल पहुंच गया और नहीं बेचूंगा तो वो कम हो जाए। ये शेयर मार्केट का वही बोल रहा हूँ, लक के साथ साथ डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ठीक है, अब आज भी क्या होगा पता नहीं। चलो समझते हैं यहाँ पास। मैनिपुलेशन इनसाइडर ट्रेडिंग कब होती है? जब आप न्यूज सुनते हो, तो एक्चुअली में वो स्टॉक में अकॉर्डिंगली जो बैक साइड में जिनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जजमेंट के थ्रू या कि विद इंफॉर्मेशन पास हो जाती है, वो उसके अकॉर्डिंगली बाय एंड सेल मार्केट में हो जाता है, मार्केट उसके अकॉर्डिंगली अप या लो हो चुका रहता है। और जब न्यूज आती है, तो आप जैसी जनता न्यूज को देखने के बाद हाउले टाइप का करती है, न्यूज आई है उसका ये हो गया, चलो खरीदते हैं, अभी रेट बढ़ेगा। रेट नहीं बढ़ता तब। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ रहता है। सीजन होता है या मार्केट के मूवमेंट्स होते हैं, वो पहले से हो चुके रहते हैं। न्यूज तो आम जनता को और आप जैसे भोली भाली जनता को बनाने के लिए आती है। ठीक है, उसके पहले उसका इफेक्ट स्टॉक के प्राइसेस में इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हो चुका रहता है। समझ में आ रही बातें? मैं सभी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बार, जैसे बजट की बात बाहर जाती है, क्या किसको पता रहेगा? बहुत ज्यादा मोदी जी को पता रहेगा, पढ़ या तो उनको भी नहीं पता रहेगा। बजट मालूम है ना आपको, अंदर रहते हैं, खीर खाते, खिचड़ी खाते, वही रहते, मालूम है ये बात? वो उनका मोबाइल वगैरह उनको कुछ करना अलाउ नहीं रहता है, बजट बनता है, फिर उसके बाद पेश होने के बाद, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, बजट के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर आ गई तो उथल पुथल हो जाएगी पूरी। लोग अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट करने के लिए अकॉर्डिंगली सब चेंजेस, चीजें बदलना चालू कर देंगे। ओके, स्टॉक मार्केट उसके उस दिन तो ऐसे अटका रहता है, कहाँ जाऊं मैं, और वो उम्मीदों में चलता है, या कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन या कुछ कि इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है, तो स्टॉक ऊपर, खराब आने वाली है नीचे, और यदि लग रहा था अच्छी आने वाली है ऊपर है, और अगले दिन गंदी आ गई, अगले दिन भड़बड़ा के स्टॉक मार्केट नीचे। सो व्हाट इज ऑल अबाउट? तो कहीं ना कहीं कंपनीज और इंडस्ट्री को इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। और इनसाइडर ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं, किसी के इंफॉर्मेशन से कोई बड़ा इन्वेस्टर खेल जाए पूरे मार्केट में, लग रहा है कि होने वाली है, बहुत बड़ा लोअर प्राइस, जैसे ही बहुत बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तब वो अपनी स्टॉक सेल कर देता है। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। या प्राइस मैनिपुलेशन में भी यही चीज होता है कि प्राइस को क्या किया जाता है, हम धीरे धीरे करके खरीदते जाते, खरीदते जाते, खरीदते जाते, लोगों को लग रहा है प्राइस कंपनी का बढ़ रहा है, तो सडनली जब बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके
तो मतलब बिना किसी न्यूज या इंटरनल इंफॉर्मेशन के साथ उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और प्राइस मैनिपुलेशन मतलब कुछ न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, जबरदस्ती उसके प्राइस क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। जिसके पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी वो स्टॉक है वो धीरे धीरे करके अपना बेचना चालू करता है, बेचता जाता है, प्राइस क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ओके, आप क्या कर दो, आपके पास 10 लाख शेयर्स हैं, उसके लोअर प्राइस में जाके पूरे के पूरे 10 लाख शेयर्स लगा दो, तो सबको क्या दिखने लगता है, सेंटिमेंट्स नीचे आते हैं कि क्या हो रहा है, सब बेच रहे हैं। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, उसमें आता है कितने लोग बेचना चाहते हैं, 90% लोग बेचना चाहते हैं। ये देखने के बाद बायर्स की क्या होती है, हालत खराब होती है, वो अपना बेचना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा, और लोग बेचते तो 95% सेलिंग में चली जाती है कंपनी। और जैसे ही सप्लाई उस शेयर्स के बढ़े, ज्यादा हो जाएंगे, तो प्राइस क्या होगी, कम होगी। डिमांड सप्लाई पड़ा है ना। ओके, और इसी तरह बाय करना है तो बाय एक हायर प्राइस में, एक होता है बहुत ज्यादा, आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक है उस कंपनी के, तो एक काम कर दो, ज्यादा प्राइस में लगा के रख दो। क्या दिखता है, बाइंग सेंटीमेंट दिखते हैं, लोग उसको देख के जजमेंट लेते हैं, और यार इतने लोग बाय करना चाहते हैं इसको, तो लोग क्या करते हैं, सेल करना चालू करते हैं, या बाय करना चालू करते हैं बाय सेंटीमेंट में। ओके, तो बहुत टाइप का ये सब कंसेप्ट रहता है जो अब स्टॉक मार्केट में, इसी को सब प्राइस मैनिपुलेशन एंड ये सब बोलते हैं। और जब निकलते वक्त अपना वो प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट, देखो अभी जब भी हम बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में मतलब क्या, यहाँ पास बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है, नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू द नैरो इन्वेस्टर बेस। देखो कोई भी, मैं किसी को पूछूं अभी डेट और डिबेंचर्स में या इन सब में कौन ट्रेड करा, कोई नहीं ट्रेड करता। ये क्योंकि नैरो यहाँ पास इन्वेस्टर बेस है, हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस है, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट का। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिकॉज द इन्वेस्टर प्रेफर टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन अ प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई एनएसई। देखो हम भी कहाँ, मैं भी कहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनएसई में, बीएसई में भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर रहा हूँ। और मैंने बोला है जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने बोला ना, जैसे इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, भोपाल स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, ओके, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है। आपको क्या लग रहा है, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर भी कंपनी लिस्टिंग है, लेकिन वहां पर लोगों को पता ही नहीं है। जैसे आप लोग क्या बोल रहे हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, यहाँ कंपनी भी लिस्ट होती है, हाँ होती है, समझ में आ रहा, वहां भी ट्रेडिंग होती है, उनके भी पोर्टल रहते हैं, सब कुछ चलता है वहां भी। लेकिन वहां पर क्या हो गया, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज शार्प डिक्लाइन द, कोई भी ट्रेड नहीं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। तो मार्केट सेट informationally efficient if the company incorporates all the available information into the current price. Efficiency compared to the advanced country. जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी मतलब कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या इसके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ लोग देखते हैं शेयर प्राइस। तो इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर बहुत खराब है, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, ट्रेडिंग में से ले नहीं पाते। सो दिस वे, एंड क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो आप देख सकते हो। सेबी ने बहुत वॉज एस्टेब्लिश 1988 में हुआ, एंड स्टैट्यूटरी पावर इन 1992 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट यहाँ पास किया गया है। एनएसई स्टॉक एक्सचेंज है, स्टैब्लिश कब हुआ, 1992 में। फिर कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो पहले नहीं तो कैसे हुआ करता था, आप जाते थे, वो देखा है ना आपने, गुरु मूवी देखा होगा, हर्षद मेहता, वहां हल्ला कर, मेरे को चाहिए स्टॉक, ऐसे आपको वहां जाके करना पड़ता। तो ये सब चीजें, लेकिन स्क्रीन बेस्ड सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम लाया गया, ये सब चीजें हैं। डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस किया 1996 में। इंक्रीज एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स बाय इंडियन कंपनीज बाहर के फंड्स को इन्वेस्ट कर सकती है थ्रू, ये देखो आपके जीवन में पहली बार आ गया, पढ़ाओ, एडीआर एंड जीडीआर। ओके, एंड लास्ट में बोल रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन, जो भी शेयर्स वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती हैं, डिविडेंड होता है। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये एजुकेशन फंड्स में फंड्स आते कहां से हैं। हमने कोई डिविडेंड को क्या किया, कंपनी ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया,
बताया कि हमने 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। अब एक कुछ लोग हैं जो कि उनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है और चीजें उनको पता नहीं है कि डिविडेंड आया और बहुत एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है वहां पास रखे रहने के बाद यदि वो डिविडेंड किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बाद जो भी उसके शेयर होल्डर है उनको दिया जाता है। अब उनकी बैंक डिटेल्स के लिए उसको बोला जा रहा है, उनके घर में चिट्ठी लेकर भेजा गया सब, लेकिन वो लेने को तैयार ही नहीं है। तो वो फंड्स को उठा के कहाँ भेज दिया जाता है, मैं एक सोर्स ऑफ फंड बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे रहते हैं। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रहता है जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2001 में टू प्रमोट द इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। उनको फिर आपको मैसेजेस आते हैं, कैंपेन होती है, नॉलेज दिया जाता है कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक, डू यू नो इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन इकोनॉमी क्या रहती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी रहती है implemented by central bank, deals with the money supply, aims the financial stability and quantitative इन नेचर रहता है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी में क्या रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में या रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होता है। और दूसरा क्वालिटेटिव इन नेचर रहता है जो फिजिकल पॉलिसी के अंदर होता है। तो ये इस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी रहती है। इकोनॉमिक पॉलिसी में एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिजिकल पॉलिसी रहती है। So this way we have completed. This is really a very 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 beautiful chapter in economics, specifically that is capital market and money market in India. उसमें से दूसरा आता है फाइनेंस इन इंडिया। ये जो चैप्टर्स हैं दैट इज द कोर हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज पढ़ो कभी भी पढ़ो, लेकिन ये हमेशा चलता आएगा। और आपको टेंशन लेने की इसकी भी जरूरत नहीं है। जैसे आप इन सब चीजों में एक्सपर्ट होते हैं ना, तो एक दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पता होना, और दूसरी कंट्री में जाते हैं तो लोग अपॉइंट करते हैं, आप अपने एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हेल्प करो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब यही चीज चल रहा है। आपने पढ़ा अभी कंसेप्ट क्या पढ़ा? कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इन जो भी स्थान है। समझ में आ रही बातें? हाँ। So this way, that's why I'm telling you this is one of the most beautiful chapter. इसकी चार्ट बुक से मैंने नहीं पढ़ाया, रीजन है कि हर एक पॉइंट को इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर से, जबकि मैंने हर चैप्टर को किससे पढ़ा है? आपको चार्ट बुक से। मैंने एक बार भी आपको चार्ट बुक रेफर नहीं किया, लेकिन आप जाते जाते एक बार तो आपको चार्ट चार्ट दिखाना पड़ेगा। तो आइए देखें, इस टाइप से कुछ चार्ट आपका दिखता है। अच्छा दिख रहा है ना? देखो देखो। सो इसको एक बार प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उससे कोरिलेट करके पूरे चार्ट फॉर्म में हमने मनी मार्केट इन इंडिया स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रिफॉर्म्स क्या है। स्ट्रक्चर हमारा बहुत बड़ा है, इसीलिए बोला क्या है, फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन रिफर चार्ट 9C। तो 9C किधर है? ये 9 भी है, 9C है। ये क्या है? मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इंडिया। आरबीआई, आरबीआई के फंक्शन, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, फिर उसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, सीधे कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंडिजिनस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ये सब चीजें इसके अंदर है। अब आपको देखना हो तो मैं एक एक करके दिखा सकता हूं कि कमर्शियल बैंक कैसे होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं। ओके, ये देखो, ये आपके कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं आपके? देख लो आप, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी, सिटी यूनियन, ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआई। रीजनल रूरल बैंक कौन से होते हैं? आंध्र प्रदेश, नहीं नहीं नहीं, ये इस टाइप से रीजनल रूरल बैंक है। अरे वो अल्फाबेटिकल है भाई, महाराष्ट्र नीचे नहीं है। महाराष्ट्र आज नीचे मेरे देवी देवता उससे बोला वो ये अरे खुश ओ, फॉरेन बैंक्स देख लो, एबी बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप। सो ये सब इस टाइप से हैं, अलग अलग हैं। फॉरेन बैंक विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, देख लिया आपने? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, देख लो जिसको देखना है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, जाना स्मॉल फाइनेंस, इनके भी आईपीओ आ गए हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना है, जो भी आप एयू स्मॉल, कहाँ जाना आना है देख लो, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर, ठीक है, सूर्योदय स्मॉल, तो ये सबके भी आईपीओ वगैरह रिसेंट आए हैं। पेमेंट बैंक में एयरटेल, इंडियन पोस्ट पेमेंट, पेटीएम, जियो पेमेंट, एनएसडीएल पेमेंट, तो आप हल्के में ले लीजिए जियो को, जियो कहीं रह गया है क्या। सो कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी आप देख लीजिए एक बार, आपके स्टेट का कहीं दिख रहा, देखो ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आपने अर्बन के बारे में पढ़ा, ओके, देख लो आप। बुल्डाना आपको कहीं दिख रहा है, ये देखो बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दिख रही है आपकी, आप लोग को बहुत जगह इसके भी ब्रांचेस है, बहुत सारे की ब्रांचेस हैं। ये देखो डोंबिवली, हाँ ये सरस्वत, सारस्वत, हाँ सारस्वत, जो भी आपके हैं, शामराव, तो ये सब आपने देखे हैं, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ लोकल एरिया बैंक के बारे में बोले, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी अभी। लोकल एरिया बैंक्स, ये सब आपने सारे बैंक से एक बार देख लिया कि मतलब कल कोई पूछ लिया, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है और इतनी हेडिंग्स पढ़ी, तो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स विद ऑपरेटिंग एज यूजुअली ओन्ड, बैलेंस ब्रांचेस इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से होते हैं, पेमेंट बैंक्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने एक बार आपको ज्ञान दिखा दिया है। ये सब थे आपके यहाँ पास। फिर आपने देखा कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट का एक सेपरेट चार्ट बना दिया, चार्ट में आपका स्ट्रक्चर आ गया है, रोल आ गया, प्रॉब्लम आ गया, रिफॉर्म्स क्या आ गए, ओके। तो स्ट्रक्चर में आपका देख लो, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे आपको याद रखना है, इन सब के हैं। इसको अपन रिवाइज करते वक्त दोबारा और देखेंगे। सो इस तरीके से हमने ये चैप्टर को किया है खत्म। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स इट फॉर टुडे, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।